मैडम मेरा एक सवाल है, मुल्क में गाहे बगाए दहेज की भेंट में चढ़ रही बेटियां दिखाई देती हैं, क्या इस पर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है? डेफिनेटली इस पर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। और सिर्फ मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे ट्रिपल तलाक पर को एक क्राइम सेक्शन में डाला गया, उसी तरीके से डाउरी एक्ट को भी क्रिमिनल सेक्शन में डालना चाहिए और उसकी सज़ा कम से कम 14 साल मुकर्रर करनी चाहिए कि अगर कोई लड़का डाउरी ले रहा है और डाउरी लेने की वजह से या थ्रेट करने की वजह से अगर वो लड़का लड़की को मरने पे मजबूर कर दे रहा है, जो हालिया में हम लोगों ने आयशा आरिफ खान के बारे में सुना है, तो ऐसे लड़कों को 14 साल की सज़ा होनी चाहिए और जुर्माना होना चाहिए और किसी भी कोर्ट में उसका बेल नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो लोअर कोर्ट हो। उसके वाकई में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी वकील उनका केस ले, डेफिनेटली ये आपका लीगल राइट है कि आप वकील केस लें, लेकिन सप्लीमेंट्री पिटिशन बेल के लिए किसी भी ह्यूमन राइट्स को इंटरफेयर ना करने को दिया जाए। और जिस पर इंशाल्लाह वल रहमान मैं ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि मेरा 2 PIL अभी आ रहा है बहुत ही जल्द, मार्च के एंड तक में, जो आप लोगों से मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगी। एक कि जब तक मुसलमान लड़कियां 12th क्लास नहीं पास कर लेंगी, उनकी डिग्री के बाद ही मौलाना उनका निकाह पढ़ाएगा। और दूसरा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को और डाउरी एक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा सख्त किया जाए, ताकि कोई भी लड़का किसी लड़की को परेशान करने से पहले आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, कई बार ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है कि लड़का बेचारा इनोसेंट था, तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर ये प्रूफ हो जाता है। दिल्ली की एक अदालत ने पीर को 2008 में बाटला हाउस एनकाउंटर केस के मुलजिम अरीज खान को पुलिस इंस्पेक्टर मोइन चंद शर्मा के कत्ल और कौमी दारुल हुकूमत में रूनमा होने वाले दीगर जराइम के मुजरिम करार दिया है। आइए जानते हैं इस पर बीजेपी लीडर नाज़िया इलाही खान का क्या रद्द-ओ-अमल सामने आया है। बंगाल इलेक्शन के दौरान PM मोदी ने जो सुनार बंगला बनाने का ऐलान किया है, उस पर आपकी क्या राय? डेफिनेटली हम सुनार बांग्ला ज़रूर बनाएंगे और भारत के प्रधानमंत्री ने अगर ये बात कही है तो बहुत सूझबूझ के साथ कही है, क्योंकि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से श्रीमती ममता बनर्जी ने बंगाल को स्कैम का बाज़ार बनाया, बालू तस्करी और गोरू तस्करी का बाज़ार बनाया, मुझे ऐसा लगता है कि अब बंगाल की जनता को स्कैम का बाज़ार और नहीं चाहिए, तस्करी का बाज़ार और नहीं चाहिए। हम लोगों को एक हेल्दी, एक खूबसूरत, पीसफुल स्टेट चाहिए, जो सुनार बांग्ला जब हमारे प्रधानमंत्री के आइडियोलॉजी पर बनेगा और जनता उससे बहुत ही खुश होगी और जनता को बहुत खुशी की किरण नज़र भी आ रही है। PM तो पूरे मुल्क के हैं, तो सिर्फ बंगाल के लिए ऐलान करना कहाँ तक ये ठीक है? देखिए, वो एज अ प्राइम मिनिस्टर जब बिहार में इलेक्शन हुआ था तो वहाँ की उन्नति के लिए भी उन्होंने बात किया। अगर आसाम में अभी इलेक्शन होने वाला है तो डेफिनेटली उनका दौरा वहाँ भी होगा। तो भारत के जिस कोने में भी इलेक्शन होगा वो वहाँ जाएंगे और उस स्टेट की उन्नति के लिए, उस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए, उस स्टेट की भलाई के लिए डेफिनेटली वो ज़रूर बोलेंगे। तो मुझे लग रहा है कि सिर्फ बंगाल नहीं है, भारत उनका पूरे भारत की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। गैस, पेट्रोल, डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इसके लिए PM ने एक वर्ड भी नहीं कहा है अब तक। इससे जुड़ा हुआ मुल्क का हर एक नागरिक है, चाहे वो बंगाल का हो या पंजाब का हो, तो इसमें आपकी क्या है? अपने किसी मंच पर रोज़ वैली और शारदा स्कैम के बारे में भी ममता बनर्जी नहीं बोलती हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि क्यों नहीं बोलती हैं। आखिर कुणाल घोष को बार बार CBI क्यों बुला रही है, ED क्यों बुला रही है? सुदीप बंदोपाध्याय की वाइफ को फिर से टिकट दे दिया गया, हालांकि सुदीप बंदोपाध्याय के ऊपर ऑलरेडी ED और शारदा के स्कैम का केस चल रहा है। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हम लोगों को भी नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ज़रूर देना चाहूँगी कि कांग्रेस की सरकार के वक्त में भी चीज़ों के दाम बढ़ते थे। आज महंगाई ज़्यादा हुई है, डेफिनेटली गैस के दाम बढ़े हैं, हम भी घर में गैस यूज़ करते हैं और हमें भी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार ये पैसा अपने पॉकेट में नहीं डाल रही है, आम जनता और गरीब जनता पे ही ये पैसा खर्च हो रहा है। 2008 के बाटला हाउस मामले में रविशंकर प्रसाद अय्यर ने जो कहा, आप एज ए बहैसियत
बीजेपी लीडर, आप क्या कहें? देखिए 2008 में बाटला हाउस जो सीरीज ऑफ अटैक्स हुए थे उसको लेकर के जिस तरह से कोर्ट के जो फैसले आए हैं उसमें रवीज़ खान को जो कल्प्रिट माना गया है वो पूरे जितने भी इन्वेस्टिगेशन है वो सारे इन्वेस्टिगेशन को तय करने के बाद माना गया है, जिसमें हम दिल्ली पुलिस के एक ऑफिसर की जान भी गई थी। तो उस वक्त श्रीमती ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर बाटला हाउस फेक एनकाउंटर नहीं है और फेक ब्लास्ट नहीं है तो और अगर ये साबित हो जाएगा तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। तो डेफिनेटली सही बात है कि रविशंकर प्रसाद जी ने पूछा है उनसे कि कब पॉलिटिक्स छोड़ देंगे। सेकंड थिंग इज कि सोनिया गांधी को जब पता चला था कि 2 टेररिस्ट मारे गए हैं उस एनकाउंटर में, तो सलमान खुर्शीद जी ने कहा था, जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, उस वक्त उन्होंने कहा था कि 2 टेररिस्ट के एनकाउंटर होने पर सोनिया गांधी जी के आंखों से आंसू निकल गया। तो सही पूछा है रविशंकर प्रसाद जी ने कि ये कौन सी सरकार चल रही थी कि टेररिस्ट के मरने पर भी आंसू निकल जाता है, जिस पर खुश होना चाहिए कि हमारे भारत के पुलिस ने इतना बड़ा कारनामा किया। सीना चौड़ा होना चाहिए कि हमारी सरकार चल रही है और हमारी सरकार की पुलिस ने 2 टेररिस्ट को मार कर गिराया। टेररिस्ट किसी भी जात और धर्म का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्राइम इज क्राइम होता है। कैसे आंसू गिर गए? भारत की जनता के लिए उनके आंख से आंसू नहीं गिरता है, भारत के लिए उनके आंख से आंसू नहीं गिरता है, आर्मी ऑफिसर्स के लिए जो जवान हमारे बॉर्डर पे मरते हैं उनके लिए आंसू नहीं गिरता है, तलाकशुदा औरतों के लिए आंख से आंसू सोनिया गांधी जी के लिए नहीं गिरता है, टेररिस्ट के लिए जरूर आंख से आंसू गिरता है। गुज़श्ता दिनों में नुसरत जहां ने एक अपना बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जय श्री राम का नारा लगाने से वो चिढ़ाते हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? शी मैरी विथ अ हिंदू गाय, she follow all rituals Hinduism, she applies sindoor, she wearing shakha pola and she hate chanting of Jai Shri Ram. Why? मैं बिलोंग करती हूँ मुस्लिम फैमिली से, मेरी माँ फजर की नमाज़ और तहज्जुद की नमाज़ भी क़ज़ा नहीं होती है। मैं किसी हिंदू लड़के की ना बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड हूँ और ना ही बीवी हूँ, पर मुझे शर्म भी नहीं आती है और मुझे बुरा भी नहीं लगता है जय श्री राम बोलने में। क्योंकि उनका इल्ज़ाम ये है कि लोग उन्हें टर्न करते हैं, ठीक है, ये नारा लगा कर। देखिए हमारे कुरान पाक में एक वर्ड है लकुम दीनुकुम वलिय दीन। शायद नुसरत जहां जी सिनेमा बनाने के चक्कर में शायद कुरान को बामायने नहीं पढ़ पाई हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन है, आप अपने धर्म की इज़्ज़त करो और दूसरों को उसके धर्म की इज़्ज़त करने दो। तो मुझे कुरान ने ये नहीं सिखाया है कि मैं किसी के धर्म को बेइज्जत करूं। तो जिस तरह से हम जब कोई अच्छा काम करते हैं या किसी काम की शुरुआत करते हैं तो हम बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह व आला बरकतल्लाह करते हैं, जो शायद नुसरत जहाँ जी को नहीं पता होगा। तो उसी तरीके से हिंदू अपने रिचुअल्स को और अपने भगवान का नाम लेकर के, जय श्री राम लेकर के अगर काम कर रहे हैं तो इसको नहीं समझना चाहिए कि उनको चढ़ाया जा रहा है। भगवान के नाम से कौन चढ़ाता है? अभी आप मेरे चैम्बर आए हैं, आप मुझे अस्सलाम वालेकुम कहेंगे, मैं उठकर खड़े हो जाऊंगी, गुस्सा दिखाऊंगी कि आप मुझे चढ़ा रहे हैं। क्यों चढ़ा रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं चढ़ा रहे, आप मुझे सलाम कर ही सकते हैं। अब आपकी जगह कोई हिंदू रिपोर्टर आएगा, वो कहेगा राम राम दीदी, तो मैं तो कहूँगी राम राम भैया। तो अब मैं कहूँगी कि देखो मैं मुसलमान हूँ, मुझे वो चढ़ा रहा है। हर धर्म के भगवान की इज़्ज़त करनी चाहिए। सबसे पहले आप एक अच्छे मुस्तकिल मिजाज इंसान बने, बाद में धर्म ज़ात को देखें। मुझे लगता है कि नुसरत जहाँ जी को समझना चाहिए कि जिस धर्म में उन्होंने शादी की है और अपने शौहर के मान मर्यादा को संभालते हुए सिर्फ शौहर से प्यार नहीं बल्कि उसके धर्म से भी प्यार करना चाहिए और उस धर्म की भी इज्जत करनी चाहिए। गुज़िश्ता दिनों ब्रिगेड मैदान में मिथुन चक्रवर्ती आकर सबों को चौंका दिया, क्या बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री होंगे? अगर मिथुन दा मुख्यमंत्री होंगे तो ये तो मेरे लिए सबसे अच्छी, बहुत ही खुशी की बात है। मैं सबसे ज़्यादा खुश रहूँगी क्योंकि जब तृणमूल कांग्रेस को मैं बहुत सपोर्ट करती थी, दीदी के मैं करीब थी, तो मिथुन दा से कई बार मुलाकात हुई थी, दिल्ली में भी मुलाकात हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही सोफिस्टिकेट
बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी है। तो अगर पार्टी का यह निर्णय होता है कि उनको सीएम फेस बनाया जाए तो बहुत ही खूबसूरत फैसला होगा, बहुत ही प्यारा फैसला होगा। और मुझे लगता है कि हम एंटरटेन करते करते और एक जहानत वाली बात करते करते और एक इंटेलेक्चुअल बात करते करते हम 5 साल कैसे गुजारेंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। मैडम, मेरा एक सवाल है, मुल्क में गाहे बगाए दहेज की भेंट में चढ़ रही बेटियां दिखाई देती हैं, क्या इस पर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है? डेफिनेटली इस पर सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। और सिर्फ मुझे ऐसा लगने लगा है कि जैसे ट्रिपल तलाक पर को एक क्राइम सेक्शन में डाला गया, उसी तरीके से डाउरी एक्ट को भी क्रिमिनल सेक्शन में डालना चाहिए और उसकी सज़ा कम से कम 14 साल मुकर्रर करनी चाहिए कि अगर कोई लड़का डाउरी ले रहा है और डाउरी लेने की वजह से या थ्रेट करने की वजह से अगर वो लड़का लड़की को मरने पे मजबूर कर दे रहा है, जो हालिया में हम लोगों ने आयशा आरिफ खान के बारे में सुना है, तो ऐसे लड़कों को 14 साल की सज़ा होनी चाहिए और जुर्माना होना चाहिए और किसी भी कोर्ट में उसका बेल नहीं होना चाहिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो लोअर कोर्ट हो। उसके वाकई में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो भी वकील उनका केस ले, डेफिनेटली ये आपका लीगल राइट है कि आप वकील केस लें, लेकिन सप्लीमेंट्री पिटिशन बेल के लिए किसी भी ह्यूमन राइट्स को इंटरफेयर ना करने को दिया जाए। और जिस पर इंशाल्लाह वल रहमान मैं ज़रूर काम करूँगी, क्योंकि मेरा 2 PIL अभी आ रहा है बहुत ही जल्द, मार्च के एंड तक में, जो आप लोगों से मैं बिल्कुल डिस्कस करूंगी। एक कि जब तक मुसलमान लड़कियां 12th क्लास नहीं पास कर लेंगी उनकी डिग्री के बाद ही मौलाना उनका निकाह पढ़ाएगा। और दूसरा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को और डाउरी एक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा सख्त किया जाए, ताकि कोई भी लड़का किसी लड़की को परेशान करने से पहले आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, कई बार ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है कि लड़का बेचारा इनोसेंट था, तो आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर ये प्रूफ हो जाता है कि डाउरी के लिए उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा है, तो सज़ा 14 साल की ही होनी चाहिए और बेल किसी कोर्ट में नहीं होनी।